स्वागत है आप सभी का आज की इस रविवार की विशेष कक्षा के अंदर। और आज की कक्षा जो है ये आपके लिए काफी अधिक जो है लाभ देने वाली होने वाली है। आपको इसके माध्यम से जो है काफी कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। इस कक्षा के लिए मैंने लगभग लगातार 6 घंटे जो है जो मैं आपको अब दिखाऊंगा उसके लिए मैंने लगाए हैं। तो आप भी उसी भावना से इसको समझने का प्रयास करना। उसके आगे पीछे भी कई घंटे लगे हैं लेकिन 6 घंटे लगातार लगाए हुए हैं। ठीक है। तो ओम, रविवार की हमारी विशेष कक्षा है। तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं एक बार कि हम लोग क्या देखेंगे इसके अंदर। तो आज की हमारी जो कक्षा है इसके दो विषय हैं। पहला विषय तो ये है कि गर्भाधान का दिन सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास के अनुसार, संस्कार विधि का जो गर्भाधान प्रकरण है उसके अनुसार और आधुनिक विज्ञान के अनुसार क्या होना चाहिए। ठीक, ये हमारी पहली चीज है। दूसरा है कि क्या माहवारी के दौरान महिलाएं धार्मिक कर्मकांड कर सकती हैं या उनमें भाग ले सकती हैं। तो ये जो दोनों ही प्रश्न हैं ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है। और ऐसा नहीं है कि इन दोनों का उत्तर अलग अलग दिया जाएगा। जब मैं आपको चीजें आगे पढ़ाऊंगा, चीजें आगे दिखाऊंगा, तो उससे कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें आपस में जो है सामंजस्य कर लेंगे। ठीक है। तो अब मैं आगे आता हूँ। सबसे पहले आपको सत्यार्थ प्रकाश खोलने की भी जरूरत नहीं है। ये दूसरा समोल्लास है, मैंने यहाँ बिल्कुल एज इट इज रखा हुआ है। आप इसके अंदर जो है देख सकते हो। तो सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में क्या कहा है, पहले उस विषय को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक। तो दूसरे समोल्लास के अंदर लिखा गया है कि माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व, मध्य और पश्चात दुर्गंध, रूक्ष, बुद्धि नाशक, नशा आदि पदार्थों को छोड़ के जो शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करें, वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें कि जिससे रजवीर्य भी दोषों से रहित होकर अत्युत्तम गुणयुक्त हो। तो अभिनव ने भी मुझसे कुछ दिन पहले एक प्रश्न पूछा था। तो अभिनव, यहाँ पे देखो इस बात की चर्चा कर रखी है कि जैसा हम लोग खाना पीना रखेंगे उसी प्रकार के जो है स्त्री और पुरुष के मध्य जो वो बीज है वो उत्पन्न होंगे जिससे आगे संतान का जन्म होगा। तो यहाँ इस चीज का बड़ा महत्व है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस प्रकार की चीजें सुन रहे हैं, क्या हमारी दिनचर्या है। तो यदि हम लोग चाहते हैं एक अच्छी संतान, तो उसके लिए हमें अपनी सारी चीजें अच्छे से अच्छी रखनी पड़ेंगी। अब मुख्य चीज जो है मैं उसके ऊपर आता हूँ। आगे लिखा है, देखो जो मुख्य है ना उसको मैंने अलग ही हाईलाइट किया हुआ है, आप लोग देख भी रहे होंगे। तो यह लिखता है कि जैसे ऋतु गमन का विधि अर्थात रजो दर्शन के 5वें दिवस से लेके 16वें दिवस तक ऋतुदान देने का समय है। उसमें से प्रथम के 4 दिन त्याज्य हैं। रहे 12 दिन, उनमें से एकादशी और त्रयोदशी को छोड़ के बाकी 10 रात्रियों में गर्भाधान करना उत्तम है। अब यहाँ यदि मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूं तो यहाँ 16 दिन माने गए हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं जैसे कि ऋतुगमन है, ऋतुदान है, रजो दर्शन है। ये चीजें होती क्या है इनको भी हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल ऋषि दयानंद की भाषा में हम लोग पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 16 दिन है। 16 दिन में पहले के 4 दिन छोड़ देने हैं, बाकी बचे 12 दिन, उनमें से एकादशी और त्रयोदशी को छोड़ना है। बची जो 10 रातें हैं उनमें गर्भाधान किया जा सकता है। फिर आगे लिखते हैं कि और रजोदर्शन के दिन से लेके 16वीं रात्रि के पश्चात समागम न करना। पुनः जब तक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तब तक और गर्भ स्थिति के पश्चात 1 वर्ष तक संयुक्त न हो, कि जब दोनों का शरीर आरोग्य, परस्पर प्रसन्नता, किसी प्रकार का शोक न हो। जैसे चरक और सुश्रुत में भोजन छादन का विधान और मनुस्मृति में स्त्री पुरुष की प्रसन्नता की रीति लिखी है, उसी प्रकार करें और बरतें। गर्भाधान के पश्चात स्त्री को बहुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिए। पश्चात 1 वर्ष पर्यंत स्त्री पुरुष का संग न करे। बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शांति आदि गुणकारी द्रव्यों का सेवन स्त्री करती रहे।
कि जब तक संतान का जन्म न हो। तो यहाँ मुख्य चीज क्या है? मुख्य चीज, जिस चीज को मैंने हाईलाइट किया है ना, ये मुख्य चीज है कि आखिर गर्भाधान किस दिन करना चाहिए। और मैं यहाँ पर जो है सत्यार्थ प्रकाश को भी लूंगा, संस्कार विधि के अंदर क्या दिया हुआ है उस चीज को भी लूंगा, और आधुनिक विज्ञान क्या कहता है उस चीज को भी मैं लूंगा। आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को, जो हाँ जो मैं यहाँ जी, हाँ रख रहा हूँ? ठीक। हाँ जी। देखो, आज की कक्षा आपके लिए जो है, मैं इतना गारंटी से कह सकता हूँ कि कभी ऐसा सत्यार्थ प्रकाश आपने पढ़ा नहीं होगा जैसा आप आज पढ़ोगे। ठीक है। अब मैंने सत्यार्थ प्रकाश में आपको ये चीजें पढ़ा दी। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। अब आप देखिएगा, अब यहाँ मैंने इसको डायग्राम में बिल्कुल आसान भाषा में आपके लिए रख दिया। यहाँ क्या है? सत्यार्थ प्रकाश द्वितीय समुल्लास आप लोग देख पा रहे होंगे। जो हमने लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश द्वितीय समुल्लास, और क्या लिखा है? गर्भाधान का दिन प्राचीन विज्ञान। अब देखो, सबसे पहला प्रश्न क्या है कि ऋतु समय क्या होता है? तो ऋषियों के अनुसार रजो दर्शन से लेके और जो 16 दिन है, यानी रजो दर्शन, रजो दर्शन को यदि मैं साधारण सी भाषा में समझाऊं, हालांकि इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो जिस दौरान किसी भी स्त्री को पीरियड आते हैं, ब्लीडिंग होती है, उसको वो रजो दर्शन कहते हैं। ठीक। सबसे मतलब रज क्या होता है? तो जो वो ब्लड निकलता है, हालांकि वो प्योर ब्लड नहीं होता, जैसे कहीं से कट जाता है तो ब्लड निकलता है, वो ऐसा ब्लड नहीं होता, वो थोड़ा अलग है। तो जब वो पहले दिन दिखाई देता है तो उसको रजो दर्शन का पहला दिन माना गया है। और वहां से लेके जो है 16, इतना जो समय है ना, इसको क्या कहा गया है? ऋतु समय कहा गया है। आप लोग मेरे माउस का कर्सर देख पा रहे होंगे। तो इसको क्या कहा गया है? ऋतु समय कहा गया है इस चीज को। ठीक है। जो ये टाइम दिया हुआ है कौन सा, यानी 1 से लेके 16 तक का जो टाइम दिया हुआ है। अब ऋषि क्या जी। कहते हैं कि इनमें से पहले 4 दिन क्या है? त्याज्य हैं, छोड़ने योग्य हैं। क्योंकि देखो, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि यदि हम एवरेज देखें तो रजोदर्शन का समय क्या है या ब्लीडिंग होने का टाइम क्या है, तो वो लगभग शुरू के 4 दिन होती है। कुछ में 5 दिन भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एवरेज की। तो ऋषियों के अनुसार जो एवरेज है ना, वो पहले के जो 4 दिन है वो है रजोदर्शन, यानी जब वो ब्लीडिंग हो रही है। तो उस समय को जो है गर्भाधान। गर्भाधान का मतलब क्या है? जब एक बच्चे के लिए, ठीक है, जाहिर सी बात है, जब हम गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो हमारी इच्छा होती है संतान की। अब संतान होने के लिए जो है एक पुरुष और एक स्त्री की आवश्यकता होती है। तो उनके मध्य जो की जाने वाली क्रिया है जिसको हम इंटरकोर्स कहते हैं, ठीक, उसी को हम लोग कह सकते हैं गर्भाधान। ठीक। तो गर्भाधान के लिए ऋषि क्या कहते हैं कि पहले के 4 दिन बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, जिनको उन्होंने रजोदर्शन का समय दिया है। और बाकी जो 5 से लेके जो 16 रात हैं, यानी 5 से लेके जो 16, इतने जो दिन हैं, ये कितने दिन हो गए? 12 दिन हो गए। इसी को क्या कहा गया है? ऋतुगमन। तो ये बात जी। समझ में आ गई। ऋतु हाँ समय क्या है? 1 से लेके 16, उसमें शुरू के 4 दिन क्या है? रजोदर्शन के दिन है, पीरियड्स या ब्लीडिंग का होना। और बाकी जो 5 से लेके जो 16 बचे हैं, उनको हम लोग कहते हैं ऋतुगमन, यानी इंटरकोर्स का समय, यानी दोनों के संयुक्त होने का समय। तो यहाँ क्या है? शुरू के 4 दिन बिल्कुल खत्म कर दीजिएगा, जिनको मैंने रेड कलर में दिखाया है। बाकी के 5 से लेके 16 दिन जो है वो इंटरकोर्स के लिए ठीक है। अब यहाँ भी ऋषियों का एक नियम है। वो कहते हैं, ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि इन 5 से 16 दिनों में जो एकादशी आएगी, आपको दिखाई दे रहा है मेरा कर्सर, और जो हाँ जी। त्रयोदशी आएगी, यानी एकादशी और जो त्रयोदशी आ रही है ना, ये भी क्या है? त्याज्य है, इसमें भी नहीं करना है। ठीक है। इंटरकोर्स इसमें भी नहीं करना है, ऋतुदान इसमें भी नहीं देना है। तो कुल मिला के आपके पास में कितने दिन हो गए? 10 दिन। अब 5 से लेकर 16 तक में एकादशी त्रयोदशी आएगी, जाहिर सी बात है। भाई, जी। दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है, दोनों में एकादशी त्रयोदशी आती हैं। हाँ ठीक जी। है। तो वो आपको देखना पड़ेगा सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार। अभी मैंने संस्कार विधि की बात नहीं करी। ठीक है। और ये आपकी सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है।
तो 5 से लेकर 16 यानी 12 दिन है। उन 12 दिन में भी आपको एकादशी त्रयोदशी को देख लेना है, उन दिन में जो है रिलेशन नहीं बनना चाहिए, और बाकी जो 10 दिन है उसमें हम किसी दिन ऋतुदान कर सकते हैं। तो ये सत्यार्थ प्रकाश का कंसेप्ट क्लियर हो गया अच्छे से सबको? कोई डाउट तो नहीं है जी इसमें किसी हो। को? जी नहीं। ठीक है। चलो मैं अब अगले पे आता हूँ, संस्कार विधि के ऊपर। संस्कार विधि में थोड़ा सा अलग। अब संस्कार विधि के अनुसार जो है गर्भाधान प्रकरण हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ क्या कहा गया है कि स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल 16 रात्रि का होता है, अर्थात रजोदर्शन दिन से लेकर 16वें दिन तक ऋतु समय है। उसमें से प्रथम की 4 रात्रि अर्थात जिस दिन रजस्वला हो उस दिन से लेके 4 दिन निंदित हैं। प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ रात्रि में पुरुष स्त्री का स्पर्श और स्त्री पुरुष का संबंध कभी न करें, अर्थात उस रजस्वला के हाथ का छुआ पानी भी न पीवें, न वह स्त्री कुछ काम करे किंतु एकांत में बैठे रहे। ये ऋषि दयानंद के शब्द हैं, इनकी चर्चा बाद में करेंगे। क्योंकि इन 4 रात्रियों में समागम करना व्यर्थ और महारोग कारक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब मैं आपको आधुनिक विज्ञान बताऊंगा तो उस समय यदि इंटरकोर्स किया भी जाएगा ना, तो ये कि उस समय यदि इंटरकोर्स करा भी जाएगा ना तो उसको कोई लाभ नहीं होगा, और कहीं ना कहीं बहुत सारे जो इन्फेक्शन है वो भी हो सकते हैं। लिखते हैं कि रजह अर्थात स्त्री के शरीर से एक प्रकार का विकृत उष्ण रुधिर, जैसा कि फोड़े में से पीव व रुधिर निकलता है वैसा है। इस विषय को मैं अभी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मेरा विषय क्या है, गर्भाधान का दिन क्या होना चाहिए प्राचीन और आधुनिकता की भाषा के अनुसार। तो मैं अभी इस विषय में कुछ नहीं कहूंगा, मैं आगे इसके ऊपर चर्चा करूंगा। अब यहाँ फिर दोबारा देखिएगा, जैसे प्रथम की 4 रात्रि ऋतुदान देने में निंदित है, वैसे ही 11वीं और 13वीं रात्रि भी निंदित है। देखो ऋषि दयानंद की भाषा है, यहाँ ऋषि दयानंद एकादशी और त्रयोदशी नहीं कह रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा है, एकादशी और त्रयोदशी। यहाँ क्या लिखा है, 11वीं और 13वीं। बात समझ में आई? यहाँ क्या लिखा है, 11वीं और 13वीं। 11 और 13। ठीक है। और जी। कहते हैं कि बाकी रही 10 रात्रि सो ऋतुदान देने में श्रेष्ठ है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको? फिर लिखते हैं कि अब बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है, जिसको पुत्र की इच्छा हो वे छठी 8वीं 10वीं 12वीं 14वीं और 16वीं में 6 रात्रि ऋतुदान में उत्तम जाने, परंतु इनमें भी उत्तर उत्तर श्रेष्ठ है, यानी बाद बाद की ज्यादा श्रेष्ठ है। और जिसको कन्या की इच्छा हो वे 5वीं 7वीं 9वीं और 15वीं ये 4 रात्रि उत्तम समझे। इससे पूर्व उत्तरार्थी युग रात्रियों में ऋतुदान देवें। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी है इस कक्षा के लिए। ठीक है। अब देखो संस्कार विधि का गर्भाधान प्रकरण देखिएगा आप, यहाँ थोड़ी विस्तृत जानकारी है। तो ऋतु समय क्या है, 1 से लेकर 16। ठीक है। दूसरा रजोदर्शन का समय क्या है, 1 से लेकर 4। और ये चारों कैसा समय है, त्याज्य है, यानी इस समय जो है गर्भाधान नहीं करना है। ठीक। उसके बाद में ऋतु समय क्या है, 5 से लेकर 16। लेकिन ऋषि दयानंद के शब्दों में संस्कार विधि में क्या है, इन 5 से 16 जो है ना, इनमें से 11वीं और 13वीं यानी 11 और 13 ये भी क्या है, त्याज्य हैं। सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा है, एकादशी और त्रयोदशी। लेकिन संस्कार विधि में क्या लिखा है, 11वीं और 13वीं। यहाँ एकादशी त्रयोदशी नहीं लिखा, यहाँ 11वीं और 13वीं लिखा है। बात दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है। एकादशी और त्रयोदशी तो क्या होगी, तिथियां। 11वीं और 13वीं क्या होगी, रात्रियां। दिन। ठीक है। रात्रियां। तो जी। अब यहाँ बचा क्या है, अब यदि विचार करा जाए तो यहाँ क्या बचा है, यहाँ पे हमको समझ में आता है कि 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16। अब मैंने बड़ा आसान आपके लिए कर दिया। यहाँ मैंने नीचे आप देख रहे होंगे पुत्र, पुत्र के लिए मैंने एक सिंबल बना दिया, मैं आपके पास शेयर कर दूंगा, ये पूरी की पूरी ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और पुत्री के लिए हमने क्या बना दिया, ये सिंबल और विषम दिन। और यहाँ हमने दिखा दिया कि जैसे 5 क्या है, विषम है। 7 क्या है, विषम है। 9 विषम है। तो यदि किसी को इच्छा है कि वो
पुत्री उनके घर पे हो तो वो जो है इन रात्रियों में जो है समागम करें, ऋतुदान दे। और जिनको इच्छा है पुत्र की, उनके लिए क्या है, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। बताओ इस चार्ट से आपको इजी समझ में आ गया बिल्कुल? क्या आप देखते साथ ही समझ जाओगे इससे? अच्छा। आसान हो गया ना आपके लिए? हाँ जी। देखो, ये ऐसा हो सकता है कि आपके भी बच्चे होंगे, बच्चियां होंगी, बेटे बेटियां होंगी, आपको किसी को बताना पड़ जाए, ठीक है, तो आपके हर रूप में ये लाभदायक रहेगा। तो मैंने अभी आपके सामने जो है दोनों की चर्चा कर दी। ये सत्यार्थ प्रकाश का चार्ट है जिसमें केवल इतना बता रखा है कि पहले 4 दिन छोड़ने हैं और 5 से लेकर 16, और उनमें भी एकादशी त्रयोदशी। लेकिन संस्कार विधि ने थोड़ा सा विस्तार और दे दिया। उन्होंने क्या कहा है कि 4 को तो हम हटा ही देते हैं, बाकी 5 से लेकर 16 में 11 और 13 को भी छोड़ना है। और बाकी जो बची बची 10, उन 10 में जो सम है यदि उनमें ऋतुदान करा जाएगा तो पुत्र होने की संभावना है। 100% कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैंने राजीव दीक्षित जी की एक वीडियो देखी थी, उसमें वो कह रहे थे कि हमने जो प्रयोग करे हैं 99% ये तरीका सही निकला है। 99%। ठीक है। और यदि विषम रात्रियों में करा जाएगा तो पुत्री होने की संभावना है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पुत्र और पुत्री दोनों बराबर होते हैं, कोई अंतर नहीं होता। कोई इसको ये मत समझे कि हम किसी को बढ़ावा दे रहे हैं, किसी को कम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ परमात्मा ने जो दिया है सब अच्छा है। तो इतनी बात आपको प्राचीन गर्भाधान का विज्ञान समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को भी? नहीं। 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 ठीक है, अब मैं आधुनिक की तरफ आता हूँ, वहां आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, ये आधुनिक विज्ञान है, मॉडर्न साइंस है। यहाँ हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे। एक क्या है, गर्भाधान का सही समय। देखो प्राचीन मैंने बता दिया, लेकिन आपको आधुनिक यदि आप नहीं जानोगे ना तो प्राचीन वाला आपका बहुत ज्यादा लाभकारी नहीं रहेगा। दूसरा, ये माहवारी क्या होता है, मेंस्ट्रुअल क्या होता है, ये भी हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा दूसरा प्रश्न क्या था कि क्या माहवारी के दौरान महिलाएं धार्मिक कृत्य कर सकती हैं। और तीसरा क्या है कि एक बच्चा आखिर बनता कैसे है, किस प्रकार बनता है, वो प्रक्रिया क्या है। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, और दूसरा आपको परमात्मा की रचना भी समझ में आएगी, उसका नियम भी समझ में आएगा। कहीं ना कहीं परमात्मा के प्रति भी आपका एक प्रेम बढ़ेगा जब आप उसकी व्यवस्था को देखोगे। तो मैं इसको शुरू करता हूँ। तो इसको समझने के लिए आपको सारा कुछ दिखाई दे रहा है ना मेरी स्क्रीन जो है अच्छे से? ठीक। जी। हाँ जी। देखो, यदि आपको इसको समझना है ना तो कहीं ना कहीं आपको जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या मादा का जनन तंत्र है उसको समझना होगा। तो उसको समझाने के लिए मैंने 2 फिगर रखे हैं। इसको समझ के जो है ना आप बहुत सारी चीजों को समझोगे। और इसमें भी जो है ना आपको 3 चीजें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। वो 3 चीजें क्या है? पहली चीजें तो इसमें आती है अंडाशय, जिसको हम कहते हैं ओवरी। इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं इसको, अंडाशय को। दूसरी चीज आती है गर्भाशय। अंग्रेजी के अंदर क्या कहते हैं? यूट्रस कहते हैं, हिंदी में बच्चेदानी भी कह देते हैं इसको। और तीसरी चीज क्या आती है? फेलोपियन ट्यूब, जो आप ये देख रहे हो ये। तो एक स्त्री का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर 2 ओवरियां होती हैं दोनों तरफ। और इस ओवरी को हम्म। यूट्रस से जोड़ती है फेलोपियन ट्यूब। हम्म। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई इतनी बात, ये तीनों चीजें समझ में आ गई। ओवरी क्या है, हाँ। फेलोपियन ट्यूब क्या है, यूट्रस क्या है। अब मैं आपको एक बड़ी आश्चर्य वाली बात बताता हूँ। जब एक लड़की का जन्म होता है तो वो अपने अंडे लेके पैदा होती है। अंडे का मतलब क्या है अभी आगे डिस्कस करेंगे उस संबंध में भी। आप जो ये दूसरा चित्र देख रहे हो ना, तो आप इसमें देख रहे होंगे ये दोनों तरफ जो है इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहे होंगे। ये क्या है? वो एग हैं, अभी पूरे विकसित नहीं है। लेकिन जब एक बच्ची पैदा होती है ना, तभी से ही उसके भीतर ये निश्चित रहते हैं अंडे, जो कि धीरे धीरे उम्र के साथ में घटते चले जाते हैं। तो ये सब क्या है, निश्चित होते हैं। ठीक है, तो वही स्ट्रक्चर है अंडाशय। अंडाशय ओवरी के अंदर क्या है? ओवम है ये। और ये गर्भाशय और फेलोपियन ट्यूब है। इतनी बात भी समझ में आ गई? अच्छे से क्लियर होगी मेरी हाँ जी। ये बातें जो है। अब अगला चित्र हाँ देखिए। जी। अगला चित्र क्या होता है, इसको बड़े ध्यान से देखना है आपको। हर महीने, हर महीने क्या होता है, जो ये अंडे इस अंडाशय के अंदर हैं, इनमें से एक अंडा निकलता है इस फेलोपियन ट्यूब से।
अभी इस फेलोपियन ट्यूब के आगे मत जाना, ये अंडा कहाँ है, इस फेलोपियन ट्यूब में है। दोनों फिगर में आप देखोगे, यहां से जो है ये निकलता है और ये इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर रहता है। ठीक है, अभी आगे कुछ भी नहीं गया है, अभी क्या है, इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? देखो मुझे बताते रहो, ठीक है, मैं प्रवचन हाँ नहीं जी, हाँ जी। पढ़ा रहा हूँ। आ गई। अब आप दोनों दोनों चित्रों में एक चीज देखिएगा। इस चित्र में आपको कुछ ये लाल से रंग की कुछ ये रचनाएं दिख रही हैं, ये दोनों ये हाँ देख रहे जी। हो? ठीक है। और इससे पहले वाले चित्र में क्या कुछ है ऐसा? ना जी जी। नहीं। ठीक है, आप देखोगे इस चित्र के अंदर भी आपको दिख रही, बेसिकली दोनों चित्र एक ही हैं, ये आपको मतलब तीनों तरफ दिख रही होंगी ये। अब होता क्या है, अब इस चीज को थोड़ा समझ लीजिएगा। ये जो आप जो देख रहे हो ना, ये साइड में, ये हमेशा महिला के अंदर नहीं रहता। लेकिन जब अंडा अंडाशय से निकलता है और फेलोपियन ट्यूब में आता है, उससे पहले बनने लगती है। और ये वो क्या है, ये वो ब्लड है जो माहवारी के समय बाहर आता है। एक्चुअल में ये प्योर ब्लड भी नहीं होता, ये कुछ टिश्यूज होते हैं जो कि गर्भाशय की दीवार के ऊपर जो है ना एक परत बना लेते हैं, जो कि परत आपको दिखाई दे रही है। और मैंने क्या कहा था पिछले चित्र में, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये परमानेंट नहीं होती। ठीक है, ये जब फिलिपियन ट्यूब में जो है एग आएगा, अंडा आएगा, उससे पहले ये बनेगी, क्योंकि इसका भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को जब आप समझ जाओगे ना, तो आप समझ जाओगे कि माहवारी के दौरान स्त्री अशुद्ध होती है, शुद्ध होती है, वो सब आपको खुद समझ में आ जाएंगी बातें। ओवरी से अंडा फिलिपियन ट्यूब के अंदर आ गया और अभी ये गर्भाशय के अंदर नहीं गया। क्या मैं इससे आगे बढ़ जाऊं? हाँ हम्म। जी। अच्छा। जी। ठीक है, अब आप यहाँ आ जाइएगा। ठीक है, यहाँ मैंने आपको वही बात दिखाई हुई है कि ये दीवारें जो है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिल्कुल साफ है ये गर्भाशय की। और यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये कब, जब ये यहाँ पे आ हम्म, गया। ठीक है, तब, यानी इससे पहले इनमें ये कोई भी दीवारों के ऊपर ये ब्लड की लेयर नहीं होती, टिश्यूज की लेयर नहीं होती। म्यूकस भी इसके अंदर होता है, कई सारी चीजें होती हैं। अभी क्या है, अभी हमारा इतना जो प्रोसेस है वो केवल इतना हुआ है कि अंडाशय से अंडा फिलिपियन ट्यूब के अंदर आया है, गर्भाशय के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, केवल दीवारें बन के तैयार हुई हैं। अब आगे देखिएगा। अब होता क्या है, जब पुरुष और महिला दोनों आपस में इंटरकोर्स करती हैं, तब ये शुक्राणु जो होते हैं, ये शुक्राणु जो है गर्भाशय के अंदर जाते हैं। ठीक है, आप दोनों इसमें देख रहे होंगे। और मैं आपको एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात बताता हूँ, देखो परमात्मा की सारी रचनाएं गलत सही कुछ भी नहीं होता। चीजों को विज्ञान की तरीके से समझोगे तो आपको उस परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। ठीक है, और उसका आश्चर्य भी आपको समझ में हो जाएगा। जब एक बार स्त्री और पुरुष दोनों संयोग करते हैं, तब कम से कम जो है 300 मिलियन, लगभग 30 करोड़ शुक्राणु बाहर आते हैं। कितने आते हैं? लगभग 30 करोड़ शुक्राणु, जो कि तीस आपको का। दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये सब के सब जी। कहाँ जा रहे हैं? गर्भाशय की तरफ जा रहे हैं। ठीक, अब हुआ क्या, अब जैसे ये गर्भाशय की तरफ गए, अभी आप यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज देखोगे कि वो जो अंडा है, वो ओवरी से निकल के अब भी इस फिलिपियन ट्यूब के अंदर ही है। और ये यात्रा करके कहाँ जा रहे हैं? सबके सब गर्भाशय के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, जबकि अंडा अभी तक कहाँ रुका हुआ है? फिलिपियन ट्यूब के अंदर ही रुका हुआ है। ठीक है, इस दूसरे चित्र में भी आप लोग देख रहे होंगे, ये आगे की तरफ जा रहे हैं और अंडा अभी तक कहाँ है? फिलिपियन ट्यूब के अंदर ही है। इतनी बात समझ में आ गई? अगले चित्र के ऊपर आ जाऊं? हम्म। हाँ जी। जी। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो एग है, ये जो अंडा है, ठीक है, ये गर्भाशय में नहीं आएगा। इन्हीं स्पर्म को ही, इन्हीं शुक्राणुओं को जो है मतलब बाहर से होते हुए, गर्भाशय से होते हुए सीधा इसके पास में जाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके पास में जब ये जाते हैं, जो 30 करोड़ थे, वो मुश्किल से 100 सवा 100 रह जाते हैं। कितने रह जाते हैं? बल्कि मैं कहता हूँ गर्भाशय के अंदर ही 100 के आसपास रह जाते हैं। यानी बाकी तो सारे जो है ऐसी प्रक्रिया हैं, चाहे वो गर्भाशय के अंदर जो है वाइट ब्लड सेल हो, चाहे गर्भाशय के अंदर कुछ अन्य चीजें हों, वो उसको जो है खत्म कर देती हैं।
और वो 30 करोड़ जो है मुश्किल से 50 60 100 के आसपास ही रहते हैं जब वो गर्भाशय में आते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी उनकी यात्रा जो है ना, उनकी यात्रा कहाँ है, इस एग के पास में जाना है। ये आप, मैं सच बताऊं ना तो मैं ये आपको हमारी अपनी ही कहानी बता रहा हूँ कि हमारा जन्म किस प्रकार हुआ है हम सबका। ठीक है, हम कई बार अपने जीवन को बहुत छोटा मान लेते हैं, हम सोचते हैं कि जीवन तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आप देखिएगा परमात्मा की किस प्रक्रिया के द्वारा और कितने संघर्षों के बाद में मनुष्य का जन्म हो रहा है। आगे हम लोग आते हैं। तो आगे मैंने यहाँ क्या बताया है कि ये स्पर्म जो है इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर आएंगे। अब फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होगा, ये बहुत ही कम बच जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे। और ये जो एग है जो कि ओवरी से निकला था, और ये स्पर्म जो है, ये स्पर्म इस एग की तरफ बढ़ेंगे। एग वहीं का वहीं है, जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर एग है ना, वहीं का वहीं है। और ये स्पर्म जो है गर्भाशय से होते हुए जो है वहां तक जा रहे हैं। और आश्चर्य क्या है कि वहां तक जाते जाते जो है ना, ये लगभग गिनती के बच जाएंगे। गिनती के जो कभी 30 करोड़ आए थे बाहर, वो गिनती के मुश्किल से दो दो चार बच जाएंगे। और ये क्या करेगा, ये सीधा जाके इसमें टक्कर मारेगा। किसमें मारेगा, जो ये एग है उसके अंदर ये हाँ जी। शुक्राणु जाके जो है टक्कर मारेगा सीधा ये। ठीक है, और जब ये टक्कर मारेगा इसके अंदर, तो अभी इसके अंदर दो प्रकार की लेयर है। एक तो ये बाहर की लेयर है, इसको भी इसको तोड़ना पड़ेगा। और ये अंदर की लेयर जो है इसको भी तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, इसके अंदर जाना। और अच्छा। इसके अंदर जाने की जो प्रोसीजर है, इसमें जो 30 करोड़ उत्पन्न हुए थे, केवल मुश्किल से एक जा पाता है। जो कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एक ही जा पा रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब यदि अच्छा। मान लो एक से ज्यादा चले जाएं तो क्या होगा। मान लो दो चले गए तो क्या होगा, जुड़वा बच्चे हो जाएंगे। तीन चले जाएंगे तो क्या होगा, तीन बच्चे हो जाएंगे। यानी जुड़वा हम्म। या तीन बच्चे होने का कारण क्या है, जितने स्पर्म एग के अंदर गए हैं उतने ही बच्चे होंगे। ठीक है, तो उन 30 करोड़ में से एक लंबा सफर तय करने के बाद में जो है केवल मुश्किल से एक जा पाता है कॉमनली। बहुत रेयर केस में दो चले गए, तीन चले गए, तीन तो बहुत ही रेयर है, ज्यादा ज्यादा दो चले जाते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। इंग्लिश हिंदी में कहते हैं निषेचन, इंग्लिश में कहते हैं इसको फर्टिलाइजेशन। यानी शुक्राणुओं का अंडे के भीतर चले जाना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई आपको। जी। ठीक है, और ईमानदारी से जी। बताना सही लग रहा है पार्ट, चीजें समझ में आ रही हैं, कुछ हाँ नया सीखने को मिल जी रहा है। समझ में आ जी। रहा है जी, हम बड़े मन से सुन रहे हैं। ठीक है, अब अगली स्लाइड के ऊपर मैं आ जाता हूँ। अब देखो, अब ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो शुक्राणु है, ये उसके अंदर की सेल है, कोशिका है। एग है, उसके अंदर की कोशिका है। ये जो पूरा दृश्य है ना, वो इसको फाड़ के उसके अंदर जा चुका है। शुक्राणु जो है उस एग के अंदर जा चुका है। और उस एग के अंदर एक कोशिका जो है, ये उस महिला की है, और ये क्या है, उस पुरुष की है। ठीक है, अब ये दोनों भी क्या है, आपस में जुड़ जाते हैं। आप लोग देख रहे हो ना, ये दोनों क्या है, आपस में जुड़ गए ये। ठीक, तो पहले तो क्या हुआ, शुक्राणु इसके अंदर गया, और अंदर जाने के बाद में दोनों क्या है, अ, दोनों की कोशिकाएं हैं, स्त्री कोशिका पुरुष कोशिका, दोनों कोशिकाएं मिल गई आपस में। और आपस में मिलके क्या हो जाता है, ये बन जाती है एक कोशिका, जिसको जाइगोट कहते हैं। अंग्रेजी के अंदर इसको क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे इसको। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, यदि आप बताओगे, ये सारा काम कहाँ हो रहा है, यूट्रस में हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है, ओवरी के अंदर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, यदि आप ध्यान से पढ़ा होगा आपने तो। फिलिपिन फिलिपीन ट्यूब ट्यूब के के अंदर। हाँ, ये सारा काम क्या है, फिलिपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है। अभी गर्भाशय में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब जब ये वहां पे जुड़ के एक हो गया, यानी दोनों, मैं सच्ची बात बताऊं तो असली मिलन तो यही है, क्योंकि इससे ही एक संतान का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसको जाइगोट हमने नाम दे दिया। अब ये एक हो गया। अब देखो, अब भी ये कहाँ है, ये दोनों मिलके इसके अंदर ही है, फिलिपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, और धीरे धीरे क्या है, ये यहाँ से जो है होता हुआ अब यूट्रस की तरफ आ जाएगा। आप लोग पोजीशन देख रहे होंगे, पहले ये दूर है और फिर ये इसके पास में आ गया अभी ये। और फिर उसके बाद में क्या होगा, ये एट द लास्ट किस में आ गया, गर्भाशय में आ गया। तो बात समझ में आ गई। फिलिपियन ट्यूब में जो है जी। फर्टिलाइजेशन हुआ,
और उसके बाद में क्या है, ये गर्भाशय के अंदर आ गया। कई बार कुछ महिलाएं बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, क्या कहते हैं कि उनकी फेलोपियन ट्यूब बंद है। अब यदि हाँ फेलोपियन जी। ट्यूब बंद है तो जाहिर सी बात है, या तो उसके अंदर अंडा नहीं होगा या फिर उसके अंदर स्पर्म नहीं जा पाएगा। तो जब दोनों आपस में मिलेंगे नहीं तो फिर संतान कैसे हो सकती। तो बहुत से डॉक्टर कहते हैं कि फेलोपियन ट्यूब बंद है। तो हाँ यहाँ जी। आप समझ में आ गए, ये इस समय जो ये है ना, ये स्पर्म या फिर एग नहीं है। ये क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी दोनों का जो है संयुक्त अवस्था है, जिसको जाइगोट कहा गया है। ठीक है। अब ये फेलोपियन ट्यूब से जो है गर्भाशय में आ गया है। और गर्भाशय में जो है, गर्भाशय के अंदर ये दीवारों पे तो आपको पता है वो रक्त जमा हुआ है। ठीक। जी। अब होगा क्या, ये वो रक्त है, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले वाली पिक्चर में दिखाया था। और ये वो है जो दोनों का संयुक्त है। ये जो है इस मतलब उस लेयर के ऊपर चिपक गया। ठीक है। आप लोग जी। यहाँ भी देख पा रहे होंगे। इसके चिपकने का कारण क्या है, क्योंकि अब जो भी इसको पोषण मिलेगा वो इसको इसी लेयर से मिलेगा। बात जी। क्लियर हुई। जो भी इसको हाँ पोषण जी। मिलेगा इसी लेयर से मिलेगा। और फिर आप देखते हो कि हम सभी का जन्म कैसे हुआ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और एक दिन जो है हम इस संसार के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। वो फिर एक अलग प्रोसीजर है, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा महीना, क्या क्या विकास हो रहा है। लेकिन सभी का जन्म किससे हुआ है, एक शुक्र और एक अंडे के मिलन से जो बना, उससे ही हमारा जो ये शरीर दिखाई दे रहा है, इसका निर्माण हुआ है। ठीक। इसी के लिए मैंने एक और चित्र का इस्तेमाल किया है, उसमें भी आप देख सकते हो, अच्छे से आपको दिखाई देगा। ये फर्टिलाइज्ड एग है। फर्टिलाइज्ड एग का मतलब स्पर्म और एग दोनों मिल गए हैं और क्या बना, एक, एक से दो, चार, 8 सेल की स्टेज, 16 ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के बाद में फीटस। फीटस का मतलब क्या होता है, जिसको आप भ्रूण कहते हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, 4 सप्ताह के बाद में क्या बन गया है, भ्रूण बन गया है। तो प्रारंभ में भ्रूण नहीं था ये। 4 सप्ताह यानी 1 महीने के बाद में इसको आप क्या कहोगे, भ्रूण कहोगे। और उसके बाद में क्या है, 10 सप्ताह, 16 सप्ताह, 20 सप्ताह, और 9 महीने के बाद में क्या है, जैसे कि हम सभी जो है माता के गर्भ से बाहर आते हैं, उस तरीके से। तो ये समझ में आ गया। एक पिक्चर इसके लिए हो रहा है, उसमें भी आपको समझ में आएगा। ये क्या आपको दिख रहे हैं, स्पर्म है ये। और ये क्या है, वो एग है जो कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर था। ये स्पर्म इससे टकराएंगे और इनमें से एक स्पर्म जब इसके अंदर जाएगा तो ये मिलके जो है एक सेल का दो हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे ये वाला जैसे अंदर गया है ना, ये दोनों मिलके क्या हो गए, दो, दो से चार, चार से आठ, 16। और ये ब्लास्टोसिस्ट, फीटस, फीटस, और यहाँ 16, 20, और एटलीस्ट क्या होता है, फिर एक पूरे बच्चे का निर्माण होता है। तो आपको समझ में आया कि एक बच्चे का निर्माण कैसे हो रहा है। जो हाँ जी। ओवरी है वहां से एक अंडा निकला, और पुरुष के जो स्पर्म है, जो लगभग 30 करोड़ की संख्या में थे, उनमें से जाके संयोगवश एक स्पर्म पहुंच पाया अंडे तक, और दोनों ने मिलकर जो है एक संतान का निर्माण करा। ठीक है। अब यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिसकी ओर शायद आपने ध्यान दिया हो ना दिया हो। मान लो, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इस पिक्चर को दिखा रहा हूँ। मान लो ये जो अंडा यहाँ आया था, और यहाँ पे जो है कुछ भी शुक्राणु नहीं है। अब क्या होगा। अभी तो देखो मैंने क्या बताया था, कि यहाँ शुक्राणु था, और शुक्राणु जो है फिलिपियन ट्यूब से होता हुआ इसके पास में चला गया था। ठीक है। लेकिन मान लो यदि शुक्राणु ना हो, वो दूसरी स्थिति है। पहली स्थिति समझ में आ गई, कि शुक्राणु और अंडा आपस में मिलके क्या बन गया, धीरे धीरे एक बच्चे का निर्माण हो गया। लेकिन यदि वहां शुक्राणु ना हो तब क्या होगा। तब क्या होगा, उसको अगली स्थिति को समझ लीजिएगा। तब होगा क्या, ये अंडा जो है इस फिलिपियन ट्यूब से होता हुआ सीधा गर्भाशय के अंदर आ जाएगा। ठीक है। और जब ये गर्भाशय के अंदर आ जाएगा, और गर्भाशय के अंदर आने के बाद में इसको लगेगा कि इसका कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। समझे। क्योंकि ये जो बाहर आया था उसमें इसका एक प्रयोजन था। इसकी एक खोज थी, किसके लिए, शुक्र के लिए, वो अब है नहीं। तो ये सीधा बाहर आ गया। और जब ये बाहर आया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाया था, जब निषेचन होता है ना, उसके बाद में ये जो दीवारें हैं, इनसे क्या चिपक जाता है, वो दोनों का संयोग चिपक जाता है इनसे। और वो से ही क्या लेता है, पोषण लेता है। इसके सहारे ही एक बच्चा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर शुक्र नहीं मिला, तो क्या होगा, इसको लगा कि अब ये बेकार है।
तो अब ये जो दीवार है और ये जो अंडा है, ये दोनों के दोनों धीरे धीरे क्या है, टूट के जो है बाहर आने लगते हैं। ठीक है। और ये बाहर आने की प्रक्रिया जो है ना, इसी को हम लोग कहते हैं माहवारी, जिसका समय लगभग कितना होता है, 4 दिन के आसपास में होता है। और 4 दिन में ये जो है बिल्कुल जो है साफ हो जाता है। अब आप देख रहे होंगे, ना तो यहाँ दीवारों के ऊपर कुछ लगा है और ना यहाँ कुछ है, बिल्कुल ये जो गर्भाशय है, बिल्कुल साफ हो गया है। बताओ मुझे, इतनी बात आपको समझ में आई? हम्म, जी आई। सबको समझ में आ गई? बोलिएगा। जी। बहुत अच्छा। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या माहवारी के दौरान स्त्रियां अपवित्र हो जाती हैं? तो आप एक बात सोचिएगा, जो दीवारें बाहर निकल रही हैं, किस कंडीशन में, यदि उनको शुक्राणु नहीं मिला, अंडे को यदि वहां शुक्राणु हो जाता, तो उसी जो अपवित्र चीज है, जिसको समाज अपवित्र कहता है ना, उसी का सेवन करके हम सभी का जन्म हुआ है। उसी का सेवन करके जो है ना एक बच्चे का निर्माण होता है। बताइएगा, जिस चीज का सेवन करके बच्चे का निर्माण हुआ है, ठीक है, यदि मान लो बच्चा ना होने की स्थिति में जो है, क्योंकि हमेशा तो बच्चा होगा नहीं, वह हर महीने थोड़ी ना संतान का निर्माण होगा। ठीक है। और यदि मान लो जब गर्भ ठहर जाता था उस समय, तो फिर ये मासिक धर्म होता ही नहीं है। तो ये जो बाहर आ रहा है, क्या इस बाहर आने के कारण किसी स्त्री को हम लोग अपवित्र कह सकते हैं? ये मेरा प्रश्न आप लोगों से है। हम्म? क्या आप कहोगे कि इस कारण कोई स्त्री अपवित्र है? नहीं जी। बताइए। नहीं। हम्म। भाई, यदि ये ब्लड जो बाहर आ रहा है, भाई इसी का उपयोग करके, मतलब निषेचन के द्वारा ही तो एक संतान का निर्माण हो रहा है। तो इसके बाहर आने पे हम ये कहें कि स्त्री अपवित्र हो गई? देखो, धार्मिक कृत्य करना ना करना वो एक अलग बात है, लेकिन एक भेदभाव रखना स्त्री के प्रति इस कारण से मेरी दृष्टि में ये गलत है। मैं अपना पर्सनल मतलब मेरा ये पर्सनल व्यू है, क्योंकि यदि मैं विज्ञान की दृष्टि से देखूं, तो इसी के कारण ही जो है एक बच्चे का पालन पोषण हो रहा है, भरण पोषण हो रहा है। ठीक है। जो प्रारंभ की अवस्था है, ये कारण है उसका। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रश्न को मैं आपको समझाना चाह रहा था, शायद मैं उसको आपको समझा पाया हूँ। यदि मैं आपको इतना समझा पाया हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मुझे आगे थोड़ा सा और समझाना है, फिर मैं उसको समझा के आपके प्रश्न उत्तर ले लूंगा। बोलो। समझ में आया चलिए। आपको माहवारी भी समझ में आ गई, आपको एक बच्चे का निर्माण कैसे हो रहा है वो भी समझ में आ गया, आपको प्राचीन ऋतुदान करने का समय क्या है वो भी समझ में आ गया। ठीक है। अब मैं आगे आपको एक चीज की ओर लेके जाऊंगा, ध्यान से समझिएगा उस चीज को, यहाँ आ जाइएगा। अब देखिएगा, आधुनिक उसमें मासिक चक्र क्या है। देखो, मासिक चक्र जो है ना, इसको थोड़ा सा समझिएगा। एक पहले का जो टाइम था, उसमें क्या होता था, और मैं आपको बताता हूँ कि ये महामारी अच्छी है बुरी है, पहले इस चीज को समझ लीजिएगा। तो यदि प्रारंभ में किसी लड़की को पीरियड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये खुशी की बात है, दुख की बात नहीं है। ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया था, असम के क्षेत्र में आप जाके देखोगे ना, तो जब पहली बार महावारी आती है तो उसको भी एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। वहाँ कामाख्या देवी का मंदिर है, वहां वो जाते हैं और उसे एक उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, यदि किसी स्त्री को महावारी ना आए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो बच्चे को भी जन्म नहीं दे पाएगी। क्यों? महावारी आने का कारण ही क्या है कि ओवरी से जो है अंडा आया, और उस अंडे के यूट्रेस में आने के बाद में जो है वो दीवारें टूट के जो है बाहर आ गई। ठीक है, ब्लड के रूप में। और यदि महावारी ना आए, यानी अंडा ही नहीं बनेगा या अंडा नहीं आएगा, तो क्या आपको लगता है कि एक अच्छी स्थिति होगी किसी भी महिला के लिए, किसी भी स्त्री के लिए? हम्म। नहीं। तो नहीं अच्छा यदि किसी स्त्री में महावारी आ रही है, तो उसका जो है ना, कभी भी उसको हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये एक अच्छी चीज है, बल्कि माता पिता को इसलिए खुश होना चाहिए, क्योंकि आजकल समस्याएं इतनी बढ़ रही हैं कि पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, कई बार आते भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा हार्मोनल बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो रहे हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं जो है संतान के निर्माण में बहुत ज्यादा परेशानी भी आ सकती है। ठीक। अब यहाँ हम अगली चीज देखते हैं। अभी इस मासिक चक्र को समझिएगा।
देखो, लगभग पहले 14 साल के आसपास होता था, आजकल जो है 11-12 साल में जो है मेंस्ट्रुअल शुरू हो जाते हैं। तो होता क्या है, इसका जो साइकिल है यानी जो चक्र जो है वो 28 दिन का माना जाता है। ऐसा होता है, कुछ लड़कियों में 24 दिन भी होता है। अब जो मैं समझा रहा हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लड़कियों में ये 24 दिन का भी होता है, कुछ में 28 दिन का भी होता है, कुछ में जो है 30 का 40 दिन तक का भी हो सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एवरेज की। तो एवरेज में हम क्या मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं 28 दिन का। और उन 28 दिन के जो है हम लोग लगभग 3 भाग कर रहे हैं। तो जो पहले के जो 7 दिन हैं, ये हमने मासिक धर्म के मान लिए। जबकि जो प्राचीन विज्ञान क्या है उसमें कितने दिन माने गए हैं, एवरेज 4 दिन माने गए हैं। ठीक है, हमने जो है इसको कितना दिन मान लिया, हमने इसको मान लिया 7 दिन। ठीक, 7 दिन। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, यानी देखो, किसी में जी। 4 दिन ब्लीडिंग होगी, किसी में 5 होगी, किसी में 7 होगी, कुछ भी हो सकता है। वो जो है अलग अलग है, शरीर के ऊपर अलग अलग डिपेंड है। उसके बाद में क्या है, ये जो 8 से 13 दिन जो है ना, ये जो है 8 से, इसको मैं अगले उसमें ज्यादा आपको अच्छे से समझा दूंगा कि शुरू के जो है ये लगभग 5-7 दिन जो है ये। ठीक है, इसको आप क्या मानोगे, शुरू के 5 दिन मान लीजिएगा। इस फिगर के अनुसार क्या है, शुरू के 5 दिन मान लीजिएगा, जिसमें जो है वो जो ब्लीडिंग है वो पूरी खत्म हो गई, यानी रजो दर्शन पूरा हो गया। उसके बाद में 6 से लेकर 12 दिन जो है ना, इस स्थिति में जो है के अंदर अंडा नहीं होता। बात समझ में आई। उसके बाद में अंडा आता कब है, ओव्यूलेशन कहते हैं इसको। वो 13 से 15वें दिन में आएगा, यानी 13 में आ सकता है, 14 में आ सकता है, 15 में आ सकता है। बात समझ में है आपको। 13 में आ सकता है, 14 में आ सकता है, 15 में आ सकता है। और अंडे की जो उम्र होती है ना, वो केवल 24 घंटे के आसपास होती है, केवल। कितनी होती है, केवल 24 24 के घंटे आसपास। आधुनिक विज्ञान के अनुसार। और जो शुक्राणु होता है उसकी आयु कितनी होती है, लगभग 3 से 4 दिन। यानी जो स्पर्म है उसकी आयु कितनी है, लगभग 3 से 4 दिन। और जो अंडा है उसकी आयु कितनी है, केवल 24 घंटा। अब ये 13 तारीख में आ जाए, 13 तारीख में मतलब 13वें दिन में आ जाए। कब से, जब से मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, एमसी जब से आई है, ये 13 में आ जाए, 14 में आ जाए, ये 15 में आ जाए। ठीक। और इसकी उम्र कितनी है, केवल 4 दिन, केवल 4 दिन। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की है कि यदि प्राचीन विज्ञान के अनुसार जो है आपने शुरू के 4 दिन छोड़ दिए, समझो इसको, गलती गलत कुछ भी नहीं है, मैं सामंजस्य से बना के दिखाऊंगा आपको। प्रारंभ के 4 दिन आपने छोड़ दिए, आपने मान लो 5वें दिन गर्भाधान करा, और अंडा 4 दिन रहा, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब एग है ही नहीं तो किससे निषेचित होगा वो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा जी हूँ। आ रही है, ठीक बिल्कुल है, आ रही है जी। यदि 6 में करा तो 6, 7, 8, 9, यहाँ भी कुछ बात नहीं बनेगी। 7, 8, 9, 10, यहाँ भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो यदि आप वास्तव में गर्भाधान करना चाहते हो, आप अच्छा दिन ढूंढना चाहते हो, तो आपको करना क्या है, और आप चाहते हो प्राचीन और आधुनिक दोनों मिलके चलें, तो मैं आपको अगले उस पे लेके चलता हूँ। आप क्या करिएगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी यदि आप रजो दर्शन के बाद से इन दिनों में गर्भाधान करते हो, ठीक, तो गर्भाधान, गर्भ ठहरने की जो है ना संभावना है। क्योंकि जो ओवरी में अंडा है वो 13, 14, 15 के आसपास में आएगा, और उसकी उम्र कितनी, केवल 1 दिन। और शुक्राणु की उम्र कितनी है, 4 दिन। तो यदि 10 तारीख में भी गर्भाधान हुआ तो जाहिर सी बात है 13 तक वो, देखो मेरी भाषा को इनफॉर्मल मत लेना, समझना। ठीक है। तो जी तेरह जी। तारीख तक संभावना है, यदि 13 तारीख में मान लीजिएगा एग आया है, तो 10 से 13 तक जो है निषेचन हो सकता है, क्योंकि वो 3 से 4 दिन ही रहेगा। तो मैंने जो दोनों का जो सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाया है ना, जो सबसे बढ़िया दिन है, वो क्या है, 10 से लेकर 16, यानी रजो दर्शन से लेके, और उसके बाद में 10 से लेकर 16 यदि आप गर्भाधान करते हो तो वो सबसे बढ़िया है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको मेरी अच्छे से। और ऋषि जी दयानंद आप। की भाषा में भी क्या है, उत्तरोत्तर, यानी बाद में जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा। कहा नहीं, उत्तर, उत्तर का मतलब क्या होता है, बाद में। ठीक है। तो उनका भी कहने का कहीं ना कहीं मतलब क्या है, कि बाद में करो। अच्छा, यदि मैं राजीव दीक्षित जी की बात करूं,
तो राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि शुरू के 4 दिन छोड़ के और यहाँ से लेकर 10 दिन, तो यहाँ से लेकर 10 दिन भी लोगे ना तो वो भी 5 से लेकर 15 ही बैठ रहे हैं। ठीक। तो यहाँ मुझे दो बातें आपको बड़ी समझानी थी। एक तो मुझे समझाना था कि आखिर में मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि कोई लड़की, कोई माता, कोई बहन अपवित्र हो जाएगी। ठीक है, बल्कि इसका होना एक स्वस्थ स्वास्थ्य की निशानी है। ठीक है, इसका ना होना बीमारी हो सकता है, ना होना गलत हो सकता है। और दूसरा क्या है, गर्भाधान का जो सबसे सही दिन है प्राचीन और आधुनिक को मिला के वो 10 से लेके 16 रात्रि है, उसके बीच में करा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अब यदि आपको ये बात समझ में आई है, मैं आप सबका धन्यवाद भी देता हूँ, और मुझे समझ ऐसा लगता है कि गई। आप लोगों को ये चीजें समझ में आई हैं।